दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है ना। मेरा प्रयास यही है कि मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। ठीक है, और जल्दी ये काम पूरा हो भी जाएगा ये काम। ठीक है ना। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास लेके आऊंगा। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और वहां से आता रहता है क्वेश्चन। और अभी जो मैंने कल वीडियो बनाई थी, उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन डाले थे, उसमें से एक क्वेश्चन गलत हो गया था, तो मैंने उसको बाद में डिलीट कर दिया। तो उसके लिए मैं आप सब लोगों से माफी चाहूंगा कि एक क्वेश्चन मैंने आपको गलत दे दिया। ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज। आप सब लोग दोस्तों मेरा वीडियो जो है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है ना, ताकि मैं मोटिवेट होके और बढ़िया बढ़िया अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। ठीक है ना। तो आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की, ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है ना। तो इस जिम्मेदारी से मत भागिए, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा। आप लोग बहुत कम शेयर करते हो, और बहुत सारे बच्चे तो देखने भी नहीं आते हैं। आप अगर वीडियो नहीं देखोगे तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप खुद ही पता चल जाएगा कि आप कहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है ना। तो ये सारे नोट्स बनाने में, फिर उसके बाद लेक्चर बनाने में काफी टाइम लगता है साथियों। तो आप लोग इसको ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। तो फिर क्या होगा कि फिर हम लोग लाइव क्लास का वो करेंगे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, हॉब्स का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत। ठीक है ना। क्या है सामाजिक समझौता सिद्धांत? सामाजिक समझौता कह लो या सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत कह लो। ठीक है ना। और ये किससे संबंधित है? इसकी बुक लेवियाथन से संबंधित है। किससे? लेवियाथन से इसका। तो आप कह सकते हो कि भाई सामाजिक समझौते का जो कॉन्सेप्ट है ना, थ्योरी है ना, थ्योरी वो किसमें दी गई थी? वो दी गई थी आपका लेवियाथन में। ठीक है ना। किसमें? लेवियाथन में। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन रहा है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन रहा है कि भाई सामाजिक समझौता उसकी किस बुक में दिया गया था? तो आपका लेवियाथन में दिया गया था। ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप अपनी डायरी में अच्छे से नोट कर लो। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों बचते हैं। अब लेवियाथन में क्या कहता है? मानव स्वभाव का स्वरूप क्या बताता है? स्वार्थी बताता है। दोस्तों क्या बताता है? हॉब्स मानव का स्वभाव का स्वरूप कैसे बताता है? मानव स्वभाव का स्वरूप या नेचर कैसे बताता है? स्वार्थी बताता है। मतलब कि आदमी क्या है? स्वार्थी, स्वभाव से स्वार्थी है। कैसा है? नीच है दोस्तों। क्या है? नीच है। ठीक है ना। क्या है? विवेकहीन है। विवेकहीन है मतलब उसके अंदर विवेक नहीं है, सोचने समझने की ताकत नहीं है। दुष्ट प्रवृत्ति का बताता है। दोस्तों किसका बताता है? दुष्ट प्रवृत्ति का बताता है। आत्म केंद्रित मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोचता है। ठीक है ना। क्या बताता है? मानव स्वभाव का स्वरूप क्या बताता है? स्वार्थी बताता है, नीच बताता है, विवेकहीन बताता है। ठीक है ना। मतलब कि उसके अंदर समझदारी नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो दुष्ट होता है और आत्म केंद्रित होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक यंत्र है। फिर क्या कहता है कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है ना, पूरा का पूरा संसार क्या है? एक मशीन की भांति है, और उसका निर्माण उन पुर्जों से हुआ है। ठीक है ना। क्या? और संपूर्ण ब्रह्मांड एक मशीन है। क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड एक यंत्र है, एक मशीन है। ठीक है। और इसका निर्माण क्या हुआ? पुर्जों से हुआ है। क्या हुआ? पुर्जों से हुआ है। ठीक है ना। किससे हुआ है? पुर्जों से हुआ है। अब एक मशीन है तो उसके अंदर छोटे छोटे पुर्जे होंगे। ठीक है ना। आप अपनी बाइक देख लोगे तो बाइक के अंदर एक टायर भी होगा, और उसके अंदर चेन होगा, हैंडल होगा, और आपका टंकी होगी, सीट होगी, लाइट्स होंगी। तो ये सारी चीजें, ये सारे पुर्जे मिलकर क्या बना देंगे? बाइक बना देंगे। तो वही कहता है यहाँ पे हॉब्स की संपूर्ण ब्रह्मांड एक यंत्र है और उसके कई सारे पुर्जे हैं। ठीक है ना। जो यांत्रिक नियम के अनुसार चलते हैं। ठीक है ना। किसके? यांत्रिक नियम के अनुसार चलते हैं दोस्तों। अब आपकी बाइक है, वो भी तो एक यांत्रिक नियम के अनुसार ही चलती है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप चलती है, कुछ उसके नियम है, उस नियम के अकॉर्डिंग ही वो आपकी बाइक चलती है। तो वही कहता है कि भाई वो क्या है कि यांत्रिक नियम के अनुसार चलते हैं। ठीक है ना। अब मनुष्य ब्रह्मांड का लघु रूप है। ठीक है ना। क्या है? मनुष्य ब्रह्मांड का लघु रूप है। ठीक है ना। तो मनुष्य भी यंत्र के पुर्जे की भांति है। किसकी है? मनुष्य भी यंत्र के पुर्जे की तरह ही है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर देता है? आपका
आपका जो यांत्रिक नियम है उनको यहाँ पे लागू कर देता है। ठीक है, मनुष्य में भावना के अनुरूप संवेग होता है। ठीक है ना भाई, जैसी भावना होगी वैसा ही संवेग होगा। ठीक है ना, कैसा होगा, जैसी मनोभावना होगी वैसा ही संवेग होगा, वैसी वो प्रतिक्रिया करेगा। अभिलाष जो क्या कहलाती है, अभिलाषा कहलाती है। ठीक है ना, क्या कहलाती है, अभिलाषा कहलाती है। ठीक है ना भाई, जैसी भावना होगी वैसा ही संवेग होगा और वो क्या कहलाएगी, अभिलाषा कहलाएगी। प्रतिकूल संवेग जो होगा वो घृणा कहलाएगी। क्या होगा, जो प्रतिकूल मतलब अनुकूल नहीं, प्रतिकूल। ठीक है ना, जो विपरीत होगी वो संवेग क्या कहलाएगा, घृणा कहलाएगी। जब हम अच्छा या किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो इससे भी हमारी गति और विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना भाई, अच्छा सोचेंगे और बुरा सोचेंगे तो इससे भी क्या होगा कि हमारी गति और विकास पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा दोस्तों। जिन वस्तुओं से व्यक्ति आकर्षित होते हैं वो उनको अच्छा कहते हैं और जिनको पसंद नहीं करते वो उनको बुरा करते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है, आपका कॉमन सेंस वाली बात है। मानव के सभी कार्य स्वार्थ भावना से प्रेरित हैं। अब ये मानव के बारे में फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, हॉब्स कह रहा है। हॉब्स क्या कह रहा है, मानव स्वभाव के बारे में फिर से इसने आलोचना चालू कर दी। क्या कहते हैं, मानव के सभी कार्य स्वार्थ भावना से प्रेरित हैं। ठीक है ना, क्या सभी कार्य स्वार्थ भावना से प्रेरित होते हैं। ठीक है ना, मानव उन्हीं इच्छाओं में की पूर्ति में लगा रहता है। मतलब मानव क्या करेगा कि ये है ना, अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहेगा। क्या, स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहेगा। ठीक है, वह अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहता है। बिल्कुल सही बात है, वो कोई भी आदमी होगा दोस्तों अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहेगा। क्यों, क्योंकि जब आपके पास संपत्ति रहेगी तो आपके पास भौतिक सुख साधन होंगे और आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। ठीक है ना, तो इसी लोग कहते हैं ना LIC करवा लो, LIC करवा लो किसी की, क्योंकि ताकि आपकी जिंदगी सुरक्षित रहे। और आप LIC कब करवा सकते हो, जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपके पास संपत्ति होगी। तो वही बात यहाँ पे ये कहता है आपका कौन कहता है, हॉब्स कहता है। ठीक है ना, मानव युगों से भूखा है। ठीक है ना, क्या है, मानव युगों से भूखा है। किस चीज का भूखा है दोस्तों, संपत्ति का भूखा है। किसका है, संपत्ति का भूखा है। अतृप्त है, अतृप्त भी मतलब जो संतुष्ट ना हो उसको अतृप्त कहते हैं। तो क्या है, मानव युगों से भूखा है और अतृप्त है। ठीक है ना, अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति में लगा रहता है। मतलब हर समय यही सोचता रहता है कि भाई मेरी जो इच्छाएं वो कैसे पूरी हो। ठीक है ना, क्या मानव युगों से भूखा है, अतृप्त है और हरदम यही सोचता रहता है, यार मैं मेरी ये इच्छा है कि भाई मैं कार ले लूं, मेरी ये इच्छा है कि मेरे पास शानदार बंगला हो, मेरे पास ये इच्छा है कि भाई मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए बैंक बैलेंस हो। और उसी के ही इच्छा, उसी अभिलाषा की पूर्ति में, उसी इच्छा की पूर्ति में लगा रहता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये मानव के बारे में इसने बताया है। अवसर पाते ही वह पिशाच की भांति टूट पड़ता है दोस्तों। ठीक है ना, अब सपोज करो दोस्तों, मैं क्या बोलते हैं, युगों से मैंने पैसा नहीं देखा है। ठीक है ना, ठीक है, क्या मैंने पैसा नहीं देखा, संपत्ति नहीं देखी, बंगले, मोटर गाड़ी, नौकर चाकर ये सब नहीं देखे। ठीक है, तो मैं हमेशा यही सोचूंगा, यार काश मेरे पास कोई कार होती, एक लग्जरी कार होती, मेरे पास एक बड़ा सा बंगला होता। ठीक है ना, नौकर चाकर होते और मैं हरदम यही सोचता रहूंगा कि मैं इसको कैसे पूरा करूं। ठीक है ना, लेकिन जिस दिन मुझे अवसर मिल गया ना तो मैं फटाफट उसको ना, मतलब उस काम के पीछे ना, जैसे एक पिशाच होता है ना, किसी को पाता है तो नोच लेता है, उसके ऊपर टूट पड़ता है, मैं उसी भांति उस पर टूट पड़ूंगा। ठीक है ना, सपोज करो कि क्या बोलते हैं, अचानक मेरे लिए कहीं से ऑफर आ जाए कि भाई मैं तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस मौके को देखते ही ना उसके ऊपर टूट पड़ूंगा। ठीक है ना, मैं नैतिक अनैतिक भूल जाऊंगा। वो कहेगा 5 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ, मैं 5 लाख रुपए तुरंत निकाल के दे दूंगा। ठीक है ना, मैं इतना मतलब उस समय गिर जाऊंगा कि मतलब मैं भ्रष्टाचार भी कर दूंगा। ठीक है ना, तो यही बात वो कहता है कि भाई मानव जो है ना, युगों से भूखा है, अतृप्त है और अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति में लगा रहता है। अवसर पाते ही क्या बोलते हैं, पिशाच की भांति टूट पड़ता है। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रकृति ने मनुष्य को समान बनाया है। क्या होता है, प्रकृति ने भाई, अब ऊपर वाले ने, ईश्वर ने या प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है, किसी को ऊंचा नीचा कम ज्यादा नहीं बनाया है। ठीक है ना, कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम होगा, बिल्कुल सक्षम होगा, तो कोई मानसिक रूप से ज्यादा सक्षम होगा, तो कोई तो भाई ताकत बलशाली होगा, कोई दिमाग से तेज होगा। ठीक है ना, मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या कहा है दोस्तों, मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति, मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति क्या होंगे, वो शक्तिशाली होंगे दोस्तों। क्या होंगे, वो शक्तिशाली होंगे। मनुष्य में लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता समान होती है। ठीक है भाई, हर एक आदमी की जो लक्ष्य प्राप्त करने की योग्यता होती है वो समान होती है। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ये यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई मनुष्य विवेकहीन है। क्या है, विवेकहीन है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, मनुष्य में लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता, यहाँ पे योग्यता की बात कर रहा है। तो ये दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। यहाँ पे देख लो आप,
आपको मतलब एक प्रकार से हॉब्स की आलोचना मिल जाएगी यहाँ पे कि भाई एक तरफ तो वो विवेकहीन कहता है, दूसरी तरफ योग्यता समान होती है, ये बात कह रहा है, ठीक है ना। तो मनुष्य में लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता समान होती है और इसी कारण उसमें प्रतिस्पर्धा और संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। अब भाई जब क्या बोलते हैं, आप हो, आप भी एग्जाम दे रहे हो, आप इतने सारे बच्चे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, नेट जेआरएफ का दे रहे हो या पीएचडी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ और भी कई सारे लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों की जब योग्यता समान होगी तो हमें क्या होगी, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन सपोज करो कि क्या बोलते हैं, सिर्फ दो लेक्चरर की जॉब है और 2 ही लोग पहुंचते हैं या 2 ही लोग योग्य हैं, तो फिर वो 2 को मिलेगी, कोई प्रतिस्पर्धा कोई संघर्ष नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत सारे लोग समान योग्यता वाले पहुंच जाएंगे तो वहां क्या होगा, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। अब वह एक दूसरे को हराना चाहेंगे, बिल्कुल कोई हराना चाहेगा, हराओगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे भाई, या नष्ट करना चाहेंगे, ठीक है ना, क्या नष्ट भी करना चाहेंगे। मतलब आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर में 2 आदमी होते हैं, वो क्या बोलते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो क्या कहता है, एक दूसरे को नष्ट या खत्म करने की भी चेष्टा करते हैं, ठीक है ना। लाभ कमाने की इच्छा अविश्वास को जन्म देती है। बिल्कुल दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आदमी जब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है ना, तो वो ना किसी पे विश्वास नहीं करता है, ठीक है ना। कई बार आपने देखा और भी अपने आस पड़ोस में और माहौल में कि क्या होता है कि भाई जो पैसा कमाने लगता है ना, जो पैसा ज्यादा कमाना चाहता है ना, वो विश्वास नहीं करता है, ठीक है ना। आप कहते हो कई लोगों के बारे में, आपने ये उदाहरण या क्या बोलते हैं मुहावरा दिया भी होगा कि ये तो अपने पिता पे भी विश्वास नहीं करता है, ठीक है ना। क्या ये अपने पिता पे भी विश्वास नहीं करता है पैसे के मामले में तो वो वही वाली बात है, ठीक है ना। अविश्वास जो होगा वो संघर्ष को जन्म देगा। बिल्कुल, जहां पे अविश्वास आ जाएगा वहां पे संघर्ष हो जाएगा। और संघर्ष के 3 कारण है, प्रतिस्पर्धा है पहला कारण, दूसरा भय है और तीसरा क्या है, कीर्ति, मतलब सम्मान प्राप्त करना भी एक प्रकार से अविश्वास का कारण है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हॉब्स ने अपनी रचना लेवियाथन में मानव प्रकृति के 5 गुणों की चर्चा की है। क्या है, एक तो एकाकी हो गया, ठीक है, दूसरा गरीबी हो गया, तीसरा पापी हो गया, पाशविक हो गया और क्षण भंगुर हो गया। ये 5 गुण वो बताता है, ठीक है ना। क्या बताता है वो, इससे 5 गुण आपके बताता है, वो किसके, मानव के किसमें, लेवियाथन में, ठीक है ना। अब हॉब्स क्या कहता है कि धोखा नहीं दिया नहीं जाता, धोखा, ये धोखा है दोस्तों, धोखा खा लिया जाता है, ठीक है ना। क्या, धोखा दिया नहीं जाता, धोखा खा लिया जाता है। तो ये वर्ड कौन ये कहता है, आपका हॉब्स कहता है, ठीक है ना। धोखा दिया नहीं जाता, धोखा खा लिया जाता, मतलब कि भाई कोई किसी को धोखा नहीं देता है, लोग अपने आप ही धोखा खा लेते हैं। जैसे कि आप कहते हो यार मैं तो उसकी वजह से फेल नहीं हुआ, मैं अपने कारण ही फेल हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने ढंग से तैयारी नहीं की, ठीक है ना। आप कहते हो ना, तो मतलब इस मीन की धोखा हमने खा लिया, हमें किसी ने धोखा नहीं दिया, हमें कोई, ठीक है ना। मानव प्रकृति वैसी ही है जैसी मैं बताता हूं। तो ये हॉब्स कहता है, ठीक है ना, कि मानव की प्रकृति वैसी है जैसी मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। मानव के बारे में जानना है तो समय को पढ़ो। मतलब अगर आपको मानव के बारे में समझना है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद को ही देख लो, आप खुद को ही समझ लो, आपको पता चल जाएगा कि मानव कैसा होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, शब्द विद्वानों का धन है और गिन्नी मूर्खों का। अब ये गिन्नी क्या चीज है मुझे नहीं पता, गिन्नी शायद पैसा है, संपत्ति। जो विद्वान होगा उसका धन क्या होगा दोस्तों, शब्द होगा, ठीक है ना, शब्द होगा। और मूर्खों का धन क्या होगा, वो पैसा होगा, गिन्नी होगा, ठीक है ना। ये क्या, हॉब्स के क्या बोलते हैं, हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार। अब प्राकृतिक अवस्था के बारे में कहता है, ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक अवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम था। अर्थात दोस्तों जब प्राकृतिक अवस्था थी, मतलब जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय जो था जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम था। मतलब जिसके पास ताकत होगी उसी की संपत्ति होगी और उसी की बात चलेगी, उसी का ही कहना माना जाएगा, ठीक है ना। क्या, जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, हॉब्स का मानना था कि जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था उस समय प्राकृतिक अवस्था थी, और उस प्राकृतिक अवस्था के अंदर में जिसकी लाठी उसका भैंस, अर्थात जिसके हाथ में जिसके पास ताकत है, जिसके पास पावर है, जो शक्तिशाली है, उसका ही सारी बातें उसकी ही चलेगी, ठीक है ना। सारा सब कुछ उसके अनुसार ही चलेगा, ठीक है ना। सारी संपत्ति, सारे नियम, सारे कायदे कानून सब उसके हाथ में होंगे, ठीक है ना। ये था प्राकृतिक अवस्था में, ठीक है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास लाठी है उसी के पास, जिसके पास ताकत है उसके पास संपत्ति है, उसके पास सारे संसाधन है, ठीक है ना। प्राकृतिक अवस्था सतत युद्ध
चलता रहता था। अब दोस्तों जो प्राकृतिक अवस्था था ना, प्राकृतिक अवस्था, ठीक है ना, प्राकृतिक अवस्था में अब जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आज के टाइम में जैसे मेरे पास प्राकृतिक अवस्था में किसी एक के पास ताकत है, पावर है, ठीक है ना, ठीक है, उसका संसाधनों पे अधिकार है, लेकिन 10-15 साल बाद या 5 साल बाद कोई और उससे भी ज्यादा ताकतवर पैदा हो जाता है, ठीक है, उससे और ज्यादा ताकतवर आदमी आ जाता है, फिर क्या होगा, फिर युद्ध होगा, फिर संघर्ष होगा, फिर दूसरा बन जाएगा, फिर उसके बाद उसको कोई और चैलेंज करेगा। तो इस तरह से प्राकृतिक अवस्था में लगातार युद्ध चलता रहता है, ठीक है ना। एक कबीला है, ठीक है, उसकी काफी बड़े क्षेत्र में उसकी चलती है, एक नया कबीला बाहर से आया, उसने उसको हरा दिया और फिर उसने वहां पे आधिपत्य कर लिया, फिर उसके बाद और कहीं से कोई कबीला आया, उसने उसके ऊपर अधिकार कर लिया, या कबीले के अंदर ही एक सरदार बना है, उसकी चलती है, लेकिन एक और आदमी है वो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया, उसने युद्ध किया और फिर वो जीत गया उससे, और फिर उसने अपना आधिपत्य कर लिया। तो इस तरह से जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें युद्ध चलता रहता है, क्योंकि उस समय कोई नियम कोई कानून था ही नहीं, सिर्फ एक ही नियम था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है उसी का ही सब कुछ है, ठीक है ना। प्राकृतिक अवस्था में धर्म अधर्म न्याय अन्याय जैसा कुछ भी नहीं था, मतलब यह उस समय कोई ये व्याख्या करने वाला नहीं था कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि धर्म अधर्म क्या है, न्याय अन्याय क्या है, तो आप क्या होगा कि भाई भेड़ चाल चलने दो, ठीक है ना, जो हो रहा है सही हो रहा है, ठीक है। प्राकृतिक अवस्था में उद्योग कला, ठीक है ना, उद्योग कला कौशल संस्कृति सभ्यता का अभाव था। तो ठीक है, इस समय ये सारी चीजें नहीं थी, ठीक है ना दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं। प्राकृतिक अवस्था में उद्योग कला कौशल संस्कृति सभ्यता का विकास नहीं था। तो आपका जब हॉब्स कहता है कि जब प्राकृतिक अवस्था थी तो उस समय उद्योग कला कौशल संस्कृति सभ्यता ये सब चीजें नहीं थी, ठीक है ना। मनुष्य भय से ग्रसित रहता था, मतलब डर से डरा रहता था, और मृत्यु का डर उसे हरदम लगा रहता था, ठीक है ना, क्या उसे हरदम मृत्यु का डर लगा रहता था। अब भाई, अब जब कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो आपको हरदम डर लगा रहेगा। क्या आपको हरदम डर लगा रहेगा कि भाई कहीं कोई मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे, कोई मेरी संपत्ति के ऊपर आक्रमण ना कर दे, कोई मेरे परिवार के ऊपर आक्रमण ना कर दे, ठीक है ना, ये चीज डर लगा रहेगा, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा डर जो आपको लगेगा वो मृत्यु का डर लगेगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा डर किसका लगेगा? मृत्यु का, कि कोई मुझे जान से ना मार दे दोस्तों, ठीक है ना। क्या है कि सबसे ज्यादा आपको किसको डर लगेगा? मृत्यु से डर लगेगा। आज आप हिंदुस्तान में हो, आपको इस चीज का डर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भाई एक कानून नाम की चीज है, ठीक है, एक पुलिस नाम की चीज है जो हमारी किसी के आक्रमण से हमारी रक्षा करेगी, तो इसलिए आप निडर हो। लेकिन उस समय जब पुलिस नहीं थी, राज्य नहीं था, कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, तो उस समय लोगों का जो लोग थे वो डरे हुए थे और उन्हें मृत्यु से बहुत डर लगता था, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का एकाकी, ये देखो गलत हो गया, मेरी वॉइस मिस्टेक हो गई, एकाकी यानी अकेला था, ठीक है ना। अब भाई प्राकृतिक अवस्था में क्या था? मनुष्य अकेला था, कोई नियम कानून, कोई सभ्यता, कोई कुछ थी नहीं, ठीक है ना। तो किसी समुदाय वगैरह का भी निर्माण नहीं हुआ था, अकेला घुमा करता था, वो अकेला था, ठीक है ना। प्राकृतिक अवस्था में निर्धनता थी, क्योंकि उद्योग धंधे व्यापार नहीं थे। तो दोस्तों प्राकृतिक अवस्था में निर्धनता थी क्योंकि उस समय कोई उद्योग नहीं था, कोई व्यापार नहीं था, तो ये सब चीजें ना होने की वजह से क्या था कि निर्धनता थी। जब निर्धनता होगी तो वहां पे अत्याचार आपका वहां पे क्या बोलते हैं, आपका अपराध ज्यादा होंगे, ठीक है ना। प्राकृतिक अवस्था निर्धनता थी क्योंकि उद्योग व्यापार नहीं थे, और जब उद्योग व्यापार नहीं होंगे, निर्धनता होगी, तो क्या होगा दोस्तों कि उस समय अपराध ज्यादा बढ़ेंगे और एक प्रकार से क्या बोलते हैं अराजक स्थिति बनी रहेगी उस समय, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, या यूं कहें कि सबके विरुद्ध संघर्ष की स्थिति थी, मतलब हर कोई हर किसी के खिलाफ लड़ाई कर रहा था। क्या? हर कोई हर किसी के खिलाफ लड़ाई कर रहा था, ऐसी स्थिति थी। नैतिकता, न्याय और व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव था। क्या था? ये सारी चीजें नहीं थी। क्या थी? नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं थी, न्याय नहीं था और व्यक्तिगत संपत्ति भी नहीं थी। मतलब अगर मान लो भाई उस समय क्या संपत्ति है, मैं शक्तिशाली हूं तो सारी संपत्ति मेरी, कोई और अधिक शक्तिशाली आ गया मेरे से तो सारी संपत्ति उसकी, वो छीन लेता था। तो उस समय क्या था कि नैतिकता का अभाव था, न्याय जैसी कोई चीज नहीं थी, व्यक्तिगत संपत्ति का भी क्या था? अभाव था, ठीक है ना। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार और कानून के अनुसार, ठीक है ना, के अनुसार
प्राकृतिक अधिकार सभी मनुष्यों के जीवन के संरक्षण के लिए जो भी कुछ कर सकता था वो उसका प्रकार, वो संरक्षण के लिए जो कुछ करता था उसका प्राकृतिक। ये कहता है कि भाई हॉब्स का मानना है कि भाई जो प्राकृतिक अधिकार है ना, वो कहता है कि कि भाई मनुष्य जो भी कुछ अपने जीवन के सुरक्षा के लिए कर सकता हो वही प्राकृतिक अधिकार है। क्या कहता है भाई, प्राकृतिक कानून जो होता है ना, प्राकृतिक अधिकार की डेफिनेशन वो ये देता है कि भाई मनुष्य अपने जीवन की रक्षा के लिए जो कुछ कर सकता है वही क्या है, प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है ना, एक मिनट मैं इसको काट देता हूं, ये शायद वॉइस मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपनी जीवन की रक्षा के लिए जो कुछ कर सकता है, जो कुछ कर सकता है वह उसका प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है ना, क्या है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए जो भी कुछ करेगा वो क्या होगा, वही उसका प्राकृतिक अधिकार होगा। और इस अधिकार को एक हेक्सले जो थे ना, हेक्सले वो थे एक विचारक थे, उन्होंने इसे क्या कहा, शेर का अधिकार। क्या कहा, शेर का अधिकार, कोई शेर का अधिकार। ठीक है ना, क्या कहा इसे, शेर का अधिकार का, क्योंकि शेर जो चाहे मर्जी वो कर सकता है। ठीक है ना, अपने जीवन अस्तित्व के लिए शेर जो मर्जी चाहे वो कर सकता है। ठीक है ना, तो इसे क्या कहा, शेर का अधिकार कहा। किसने कहा, हेक्सले ने कहा। आप इसको अपने उसमें ना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्राकृतिक अधिकारों में सबका जीवन असुरक्षित रहेगा। ठीक है ना, क्या प्राकृतिक अवस्था में सबका जीवन असुरक्षित रहेगा। और क्या कि प्राकृतिक अधिकारों में सबका जीवन क्या होता है, प्राकृतिक अवस्था में, यह अवस्था है दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था में सबका जीवन असुरक्षित रहेगा। अतः सभी अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके प्राकृतिक कानून का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, प्राकृतिक कानून बनाएंगे। प्राकृतिक अधिकार स्वतंत्रता का बोध कराते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक जो अधिकार बनाएंगे ये लोग, जो प्राकृतिक अधिकार बनाएंगे है ना, जो ये मैंने अभी ये डिस्कस किया था, प्राकृतिक अधिकार क्या है कि भाई लोग जो है, ठीक है ना, वो अपनी रक्षा के लिए जो कुछ कर सकते हैं ना, वही उसके प्राकृतिक अधिकार है। अब प्राकृतिक अवस्था में तो सबका जीवन असुरक्षित है। ठीक है ना, यानी सबका जीवन असुरक्षित है। अब असुरक्षित है तो वो सब क्या करेंगे, वो अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके कुछ प्राकृतिक कानून बना देंगे। क्या बना देंगे, कुछ प्राकृतिक कानून बना देंगे। अब जो प्राकृतिक कानून बनाएंगे ना, वो जो प्राकृतिक अधिकार होंगे ना, वो स्वतंत्रता का बोध कराएंगे। क्या कराएंगे, स्वतंत्रता का बोध कराते हैं। और प्राकृतिक कानून दायित्वों का बोध कराते हैं। ठीक है ना, क्या प्राकृतिक कानून तो दायित्वों का बोध कराते हैं कि हमें भाई क्या करना है, हमारे दायित्व क्या है। ठीक है, और प्राकृतिक अधिकार क्या है, वो स्वतंत्रता का बोध कराते हैं। ठीक है ना, अभी तो हमें मौलिक, हमारे हिंदुस्तान में क्या मौलिक अधिकार है, वो किसका बोध करवाते हैं, वो स्वतंत्रता का, वो हमें स्वतंत्रता देते हैं। ठीक है ना, क्या देते हैं, हमें स्वतंत्रता देते हैं। उसी तरह से क्या होता है, प्राकृतिक अधिकार स्वतंत्रता का बोध कराते हैं और आपका प्राकृतिक कानून क्या कहते हैं, दायित्वों का बोध करवाते हैं। ठीक है ना, ये दो चीजें हैं। ठीक है, ये याद रखना, प्राकृतिक कानून किसका बोध कराते हैं, दायित्वों का बोध कराते हैं, और प्राकृतिक अधिकार स्वतंत्रता का बोध कराते हैं। हॉब्स ने समझौते के लिए तीन मतलब एक कार्य रूप या 3 नियम बताए। क्या बताए, शांति की खोज करें, शांति से रहें, अपने प्राकृतिक अधिकारों को समाप्त कर दें। ठीक है ना, इसने क्या कहा कि भाई शांति की खोज करें, कि मतलब वो रास्ते ढूंढे जहां जिससे शांति की स्थापना हो सके, और फिर शांति से रहें और अपने सारे अधिकार जो है ना, प्राकृतिक अधिकार, उनको समाप्त कर दें। ठीक है ना, मतलब प्राकृतिक अधिकार का मतलब कि भाई जो भी मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए जो भी कुछ कर सकता था वो मेरा प्राकृतिक अधिकार था, उस अधिकार को समाप्त कर दें। ठीक है, अब प्राकृतिक अधिकार समाप्त कर देंगे तो करेंगे क्या, ये देखो, प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य को वचन दे कि सभी मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकार समाप्त करने को तैयार है। मतलब हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को वचन देगा
प्रोमिस करेगा कि भाई मैं अपना अधिकार मतलब समाप्त कर रहा हूं, तुम भी अपने प्राकृतिक अधिकार समाप्त कर दो। क्या कि भाई क्या होगा कि भाई प्राकृतिक अधिकारों की कि भाई पहले क्या करेंगे, शांति की खोज करेंगे, फिर शांति से रहेंगे, फिर अपने प्राकृतिक अधिकारों को समाप्त कर देंगे और एक दूसरे से प्रॉमिस करेंगे कि भाई मैं अपने प्राकृतिक अधिकार समाप्त कर रहा हूं, तुम भी अपने प्राकृतिक अधिकार समाप्त कर दो या प्राकृतिक अधिकार समाप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है ना। हम अपने वचन का पालन करेंगे, ठीक है, ये भी हम प्रॉमिस करेंगे कि हम अपने वचन का पालन करेंगे। इसके लिए सर्वोच्च सत्ता स्थापित करेंगे। क्या? सर्वोच्च सत्ता स्थापित करेंगे ताकि वचन का उल्लंघन ना हो। अब हम अपने वचन का पालन करेंगे, मतलब हम एक दूसरे से प्रॉमिस करेंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कोई एक या कुछ लोग अपना प्रॉमिस तोड़ दें। तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि हम एक सर्वोच्च सत्ता स्थापित करेंगे। क्या? एक सर्वोच्च सत्ता जो सबसे ऊपर होगी, ताकि हम में से कोई अगर अपने वचन का उल्लंघन करे तो वो सर्वोच्च सत्ता उस समझौते को, उस वचन का उल्लंघन ना होने दे। ठीक है ना। और व्यापार इसके बारे में एक कहता है, नोट डाल के आप लिख लीजिए, एक मनुष्य को दूसरे के प्रति ऐसा क्या है, एक मनुष्य को दूसरे के प्रति विवाद नहीं हो सकता। ये कार्य, एक मनुष्य को दूसरे के प्रति ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे अपने प्रति अरुचिकर एक मिनट में लिख देता हूं यहाँ पे ना। कई बार ऐसा होता है कि जब हम वॉइस टाइप करते हैं ना तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। अरुचिकर, क्या? अरुचिकर प्रतीत हो, मतलब मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि अगर वैसा कोई काम मेरे प्रति कोई कर रहा हो और मुझे मतलब गलत लगे। ठीक है ना। ऐसा काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। सपोज करो मैं आपके संग क्या बोलते, मैंने आपसे उधारी ले ली और आपको पैसे नहीं दिए, लेकिन यही काम कोई मेरे साथ करेगा तो मेरे को अरुचिकर लगेगा। ठीक है ना। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, व्यापार ये बोलता है। ठीक है ना। अब समझौते का कारण क्या है दोस्तों, समझौता क्यों हुआ उसके कारण देख लो दोस्तों। प्राकृतिक अवस्था में अशांति। अब जिस प्राकृतिक अवस्था का इसने वर्णन किया, ठीक है ना, उसमें क्या थी? अशांति थी। कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, जिसकी लाठी उसका भैंस था। ठीक है ना। तो वो उसमें क्या थी? अशांति थी। हमेशा लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, कलेश होता था, हिंसा थी, युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। लोगों को क्या बोलता कि लोगों को मतलब अपनी जीवन का भय लगा रहता था, मृत्यु का डर लगा रहता था। ऐसी स्थिति से निजात पाने के लिए सामाजिक समझौता आवश्यक था। ठीक है ना। विधि निर्माता और व्याख्याकार की आवश्यकता थी जो जनता की विधियों से जनता का पालन करवा सके। क्या मतलब दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था में क्या था? शांति थी, हिंसा था, युद्ध था। क्यों था? क्योंकि लोगों को भय था, लोग डरे हुए थे, संपत्ति की सुरक्षा का डर था, जीवन की रक्षा का, जीवन का डर था, मृत्यु का भय था। तो इन सब चीजों के लिए सामाजिक समझौता हुआ और एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति की जरूरत थी जो विधियों का निर्माण कर सके, जो कानून बना सके। ठीक है। और कानून की व्याख्या कर सके। ठीक है ना। क्या? कानून की व्याख्या कर सके और जनता से उन कानूनों का पालन करवा सके। ठीक है ना। तो इसलिए भी सामाजिक समझौता अनिवार्य था दोस्तों। ठीक है ना। समझौते से निर्माण क्या हुआ भाई, समझौते से बना क्या? ठीक है ना। तो राज्य संस्था की स्थापना हुई। किसकी हुई? राज्य संस्था की स्थापना हुई है। ठीक है ना। क्या हुआ? समझौते से निर्माण की क्या हुआ कि राज्य की स्थापना हुई। एक व्यक्ति को सत्ता सौंप दी गई। किसको? एक व्यक्ति को सत्ता सौंप दी गई, अर्थात ये निरंकुश राजतंत्र की तरफ बात कर रहा है। ठीक है ना। देखो, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होती है। इससे क्या होता है कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होती है, शासक समझौते का भाग है, परिणाम नहीं। तो दोस्तों इन कई सारे लोगों ने मिलके, ठीक है ना, कई सारे लोगों ने मिलके, ठीक है ना, कई सारे लोगों ने मिलके क्या किया कि भाई एक आदमी को सारी पावर दे दी। इन सारे लोगों ने मिलके क्या किया कि इसको सारी की सारी पावर दे दी। ठीक है ना। लेकिन जिस आदमी को उन्होंने पावर दी ना, ये जो है समझौते का भाग है। ठीक है ना। परिणाम नहीं है दोस्तों। क्या है? ये समझौते का भाग है, परिणाम नहीं है, रिजल्ट नहीं है। ठीक है ना।
अब सी वाहन ने कहा कि लोकतांत्रिक, सी वाहन ने क्या कहा कि हॉब्स लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोकतंत्र को नष्ट कर देता है। मतलब ये जो राजा जो बना है ना, इन्होंने राजा जो बनाया है ना, राज्य जो बनाया है, निरंकुश राजा जो बनाया है, इन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से बनाया है। मतलब सब लोगों ने अपनी सहमति से बनाया है। सबने क्या, सब लोगों ने अपनी सहमति से राजा बनाया है। आज क्या होता है कि आज हमारे हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी सहमति से अपना क्या बोलते हैं, अपना जो है प्रधानमंत्री चुनते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, हम लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, ठीक है ना। वो क्या है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है कि भाई सब लोग मिलके एक राजा को चुन रहे हैं, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन जब ये राजा बन जाएगा तो सारी इसके पास ही सारी ताकत आ जाएगी, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि लोकतंत्र तो खत्म हो गया फिर, है ना। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोकतंत्र को नष्ट कर दिया इसने, ठीक है। समझौता स्थायी है, मतलब एक बार समझौता हो गया। सामाजिक समझौता की विशेषताएं क्या है, अब इस पे डिस्कस कर लेते हैं। समझौता स्थायी है, मतलब समझौता जो एक बार हो गया तो हो गया, फिर ये नहीं है कि आप उसको बदल दो, हटा दो, नहीं, ये नहीं है। समझौता स्थायी है, एक बार हो गया सो हो गया। और सामाजिक समझौते में समाज, राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं करता है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे ये राज्य की तो बात करता है, लेकिन समाज की बात नहीं करता है, ठीक है ना। समाज की बात नहीं कर, समाज, सरकार में क्या होगा, क्या रूप होंगे उसके, कुछ इन सब चीजों की, इन सब चीजों में अंतर नहीं करता है। ये क्या करता है, राज्य सरकार और समाज में अंतर नहीं करता है। आपने यहां तक पढ़ लिया, आपने कहीं समाज के बारे में देखा कि समाज की व्याख्या की हो इसने, या सरकार की व्याख्या की हो, या राज्य को इनसे अलग बताया हो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि इसके विचारों में विरोधाभास है, ठीक है ना साथियों। क्या है इसके राज्य में, आपको ये मेरा दूसरा लेक्चर है, आपने को कहीं लगा कि मतलब कहीं पे हॉब्स ने ये डिफाइन किया हो कि भाई किस तरह से समाज राज्य से अलग है, ठीक है ना, या फिर सरकार क्या चीज है, ऐसा कुछ नहीं किया इसने। सामाजिक समझौता निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करता है। क्या होता है भाई, ये किसी एक आदमी को सारी ताकत दे देते हैं। क्या कहते हैं, सामाजिक समझौते में लोग क्या कहते हैं कि सारी ताकत किसी एक के हाथ में दे देते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि जब किसी एक के हाथ में सारी ताकत आ जाएगी तो क्या होगा, वो निरंकुश हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। तो वही कह रहा है, सामाजिक समझौता निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करता है। और सामाजिक समझौते के माध्यम से कानूनी संप्रभुता की स्थापना करता है, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है कि दोस्तों कि भाई जो होगा कि अब ये आगे आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो हॉब्स का सामाजिक समझौते से जो क्या बोलते हैं राजा शासक बना है ना, वो क्या है, वही कानून का स्रोत है, वही कानून का निर्माता करता है। तो इस तरह से कानूनी संप्रभुता की इसने स्थापना कर दी है यहाँ पे। हॉब्स मानव को आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। हॉब्स कहता है कि जो आदमी को है ना आत्मरक्षा का अधिकार है, मतलब आदमी को अपनी जान बचाने का पूरा अधिकार है, उसके लिए चाहे जो मर्जी वो कर सकता है, ठीक है ना। यह सामाजिक समझौता है, शासकीय समझौता नहीं। ये सामाजिक समझौता मतलब समाज के लोग मिलकर कर रहे हैं, कोई शासन का कोई अंग नहीं कर रहा है ये समझौता, ठीक है। राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अब क्या बोलते हैं इसमें, क्या है कि भाई सामाजिक समझौते में जो राजा बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा कि वो राज्य के प्रति जो राज्य है ना, इससे जो इसने राज्य की स्थापना की है ना, राज्य संस्था की स्थापना की है, ये क्या है, ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। क्या है, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अब देखो यहाँ पे राज्य की बात करता है, कभी शासक की बात करता है, और कभी क्या बोलता है सरकार की बात करता है। तो यहाँ पे सरकार और राज्य का मतलब इसमें एक ही है कि भाई राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मतलब राज्य किसी के अपने किसी कार्य के लिए किसी को कोई जवाबदेही नहीं देगा वो, ठीक है ना। शासक सर्वोच्च विधि होगा, मतलब शासक जो होगा सबसे बड़ा विधि जो होगा वो शासक ही होगा। मतलब जो सरकार बोल देगा, शासक जो बोल देगा वही कानून है, वही नियम है, वही विधि है, ठीक है ना। इसमें ऐसा कह रहा है वो, ठीक है। शासक क्या है, शासक ही सर्वोच्च विधि है, सबसे बड़ा कानून शासक ही है। और कार्यकारी भी क्या है, शासक ही है, मतलब सारा कार्य जो करेगा वो शासक ही करेगा। यह व्यवस्था भय पे आधारित है। बिल्कुल दोस्तों, भय पे आधारित है, ठीक है ना। क्या है, भय पे आधारित है, क्योंकि जो है कि निरंकुश राजतंत्र होगा, सारी ताकत एक ही राजा के पास होगी, सारे विधि कानून नियम वही बनाएगा। तो इसमें क्या होगा कि बाकी वो भय से काम करवाएगा, ठीक है ना। सारा भय के ऊपर, दंड के ऊपर सबसे काम करवाएगा। तो ये क्या है, भय पे आधारित है। अब आलोचना भी होती है भाई हॉब्स की। हॉब्स ने मानव का स्वभाव का नकारात्मक वर्णन किया। बिल्कुल, ये हरदम मानव को क्या कहता है, पापी कहता है, स्वार्थी कहता है, जो हमेशा अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा रहता है। तो इसने मानव की क्या किया कि नकारात्मक स्वभाव का वर्णन किया है, जो कि गलत है, क्योंकि मानव सकारात्मक भी होता है, उसके अंदर अच्छे गुण भी
होते हैं, ठीक है ना। हॉब्स जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है वो अस्वाभाविक है दोस्तों। अब ये जिस प्राकृतिक अवस्था को कहता है, उस तरह की प्राकृतिक अवस्था मतलब आप इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तो आपको कहीं मिलती नहीं है। क्या उस तरह की प्राकृतिक अवस्था मिलती नहीं जिस तरह का हॉब्स ने कहा है, जिस अवस्था का वर्णन किया। हॉब्स ने तो बिल्कुल ही युद्ध, लड़ाई, अशांति और क्या बोलते हैं मनुष्य का अविवेकी बता दिया। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का अविवेकी है। अगर मनुष्य अगर प्राकृतिक अवस्था में अविवेकी है तो उसके अंदर इतना विवेक आया कहां से कि उसने राज्य का निर्माण कर दिया। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अगर हॉब्स के अनुसार मनुष्य अविवेकी है, लोभी है, लालची है, स्वार्थी है, तो ऐसे आदमी कैसे एक राज्य का निर्माण कर सकते हैं। जब उसके अंदर इतना लोभ है तो वो अपनी सारी ताकत कैसे किसी एक आदमी को दे देंगे, है ना। अपनी पावर किसी कैसे आदमी को कैसे दे सकते हैं, दे ही नहीं सकते। स्वार्थी आदमी तो इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। अविवेकी आदमी के अंदर इतना विवेक आ कैसे जाएगा कि वो एक राज्य का निर्माण कर दे या किसी राजा की स्थापना कर दे। तो ये भी क्या है कि अस्वाभाविक है, ठीक है दोस्तों। क्या है, अस्वाभाविक है। प्राकृतिक अधिकार न्याय संगत नहीं है। अब ये प्राकृतिक अधिकार का बात करता है, ऐसा कोई प्राकृतिक अधिकार दोस्तों होता ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि प्राकृतिक अधिकार के पीछे मान्यता क्या है, आप उसका कोई वो न्याय संगत है ही नहीं, उसके अंदर वैधता भी नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। हॉब्स निरंकुशता का समर्थन करता है जो उचित नहीं है। अब हॉब्स क्या कहता है कि सारी की सारी ताकत उठा के राजा को दे देता है। क्या, राजा को ताकत दे देता है और जो पब्लिक है उसको विरोध का भी अधिकार नहीं देता है, ठीक है ना। इतना निरंकुश बना देता है और इतना निरंकुश बनाना भी राजा को या राज्य को या सरकार को उचित नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी आलोचनाएं हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचार, तो दोस्तों इस पर डिस्कस कर लेते हैं। समझौता से बना संप्रभु सर्वोच्च सत्ता संपन्न और निरंकुश है। मतलब वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, सर्वोच्च सत्ता संपन्न, मतलब उसके पास सबसे ज्यादा पावर है और वो निरंकुश है, मतलब किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। जो जी में आएगा वो करेगा, वो उसको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, समझौते से बना संप्रभु सर्वोच्च सत्ता संपन्न और निरंकुश है। राजा का आदेश कानून है दोस्तों। क्या है, राजा जो बोलेगा वही कानून होगा, ठीक है ना। उसका कार्य ही क्या होगा, न्याय होगा। राजा ने जो बोल दिया वही क्या होगा, वही कानून होगा, वही विधि होगी। और उसने जो कार्य कर दिया वो न्याय हो गया, ठीक है ना। मान लो कुछ आदमी उसके पास गए लड़ते झगड़ते और उन्होंने अपनी बात राजा को कही, तो राजा ने जो बोल दिया, जो आदेश दे दिया वही कानून है, ठीक है। और उसने क्या बोलते, उसने जो कार्य कर दिया, उसने सपोज करो एक पक्ष से दूसरे पक्ष को कुछ पैसे दिलवा दिए या कुछ संपत्ति दिलवा दी, तो वही न्याय हो गया, ठीक है ना। उससे कोई मतलब नहीं है वो नैतिक है, अनैतिक है, न्यायपूर्ण है, अन्यायपूर्ण है, कोई मतलब नहीं है। राजा का आदेश कानून है और क्या बोलते हैं उसका कार्य ही क्या है, न्याय है, ठीक है ना। जनता को राजा नियंत्रित करता है, मतलब जनता को कौन करेगा, जनता पे राजा का नियंत्रण रहेगा और राजा को असीमित अधिकार प्राप्त है। क्या, राजा के पास बहुत असीमित अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जनता को राजा को चुनौती देने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। क्या कहता है कि भाई जनता राजा को चुनौती नहीं दे सकती। राजा चाहे जो मर्जी करे, चाहे जी कर उसकी संपत्ति छीन ले, उसका जीवन छीन ले, उसके क्या बोलते हैं संसाधन ले ले, जो मर्जी कर सकता है, ठीक है ना। संप्रभु को जनता की संपत्ति यहां तक कि जीवन भी समाप्त करने का अधिकार है। देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, क्या करेगा, जनता की संपत्ति भी छीन सकता है और जीवन मतलब उसको मृत्यु, उससे जान से भी मार सकता है। कौन, आपका हॉब्स का संप्रभु, ठीक है ना। समझौता उन सभी संस्थाओं की स्थापना नहीं करता है जो राजा की शक्तियों को कम करती हो, ठीक है ना। क्या हो भाई, इस समझौते से ऐसी किसी भी संस्था की स्थापना नहीं होती है जो राजा की शक्ति को कम करती हो। अब जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर में आप क्या देखते हो कि आपकी कार्यपालिका लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, ठीक है ना। लोकसभा उसको उस पर क्या होता है, नियंत्रण रखता है। अगर कार्यपालिका कोई गलत बिल लेके आती है, लोकसभा में पास नहीं हो पाता है तो सरकार गिर जाती है, ठीक है ना। उसके बावजूद भी अगर पास हो जाता है तो न्यायपालिका उसको अवैध, संविधान के विरुद्ध अवैध घोषित करके उसको निरस्त कर सकती है। लेकिन यहाँ हॉब्स की संप्रभुता संबंधी से जो राजा बन रहा है उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है जी, कोई नियंत्रण नहीं है। वो जो मर्जी जो में आएगा करेगा, क्योंकि वहां पे ऐसी किसी संस्था का निर्माण ही नहीं किया गया इस समझौते से कि जो राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाए, ठीक है। इस प्रकार राजा की संप्रभुता असीम और अविभाज्य, मतलब राजा की जो संप्रभुता है, जो ताकत है, वो असीम है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। और अविभाज्य मतलब उसको वो बटी हुई नहीं है, वो सिर्फ राजा के पास ही अविभाज्य है। उसमें से कोई ये नहीं है कि कोई कानून बनाने का नियम कोई और ले लेगा या क्या बोलते हैं आपका धन खर्च करने का या उसका
वित्त मंत्रालय कोई और लेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सारे अधिकार उसी के पास है। हॉब्स धर्म को राज्य के अधीन मानता है। क्या है हॉब्स, क्या कहता है कि धर्म जो है भाई वो राज्य के अधीन है, ठीक है ना। और कहता है धर्म जैसी कोई चीज नहीं है। क्या है, धर्म जैसी कोई चीज नहीं है। मैक्सी क्या कहता है कि हॉब्स निरंकुशतावादी होते हुए भी आदि से अंत तक व्यक्तिवादी है। क्या है, आदि से अंत तक व्यक्तिवादी। क्यों व्यक्तिवादी है दोस्तों, क्योंकि इसके जो इसने इसने व्यक्ति की जीवन की रक्षा के लिए ही आपका समझौता किया है, राज्य की स्थापना की है, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। किसके लिए, व्यक्ति के लिए। तो इसीलिए आदि से अंत तक बेशक हॉब्स निरंकुशतावादी हो, लेकिन फिर भी वो क्या है, व्यक्तिवादी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हॉब्स के निरंकुशतावादी तत्व क्या क्या है। संप्रभुता, भाई संप्रभुता मतलब एक आदमी को ही मतलब संप्रभु बनाता है वो, ठीक है। संप्रभुता ही कानून का स्रोत है, मतलब कानून जो संप्रभु है वही कानून बनाएगा। संप्रभु संपत्ति छीन सकता है, ठीक है ना। संप्रभु जस्टिस का स्रोत है, मतलब न्याय का स्रोत है। न्याय का स्रोत कौन है, आपका संप्रभु है, ठीक है ना। मतलब न्याय कौन करेगा, वो संप्रभु करेगा। प्रशासनिक कार्य का स्रोत कौन है, संप्रभु है, मतलब जितने भी प्रशासनिक कार्य होंगे वो कौन करेगा, संप्रभु करेगा। संप्रभुता को अविभाज्य, मतलब इसको बांटा नहीं जा सकता। संप्रभुता अधेय है, मतलब संप्रभुता को किसी को दिया नहीं जा सकता। ये सारे जो तत्व है ना ये दोस्तों निरंकुशतावादी तत्व है। क्या है, ये निरंकुशतावादी तत्व है हॉब्स के, ठीक है ना। ये सारे क्या है, निरंकुशतावादी तत्व हैं। हॉब्स के व्यक्तिवादी तत्व क्या है, राज्य साधन है, मतलब राज्य का निर्माण किस लिए हुआ है, राज्य को एक साधन की तरह यूज किया जा रहा है। किसके लिए, व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। किसके लिए, व्यक्ति के लिए राज्य का निर्माण हुआ है। तो राज्य क्या हुआ, साधन हुआ। व्यक्ति क्या है दोस्तों, व्यक्ति साध्य है, मतलब लक्ष्य क्या है, व्यक्ति की जीवन की रक्षा लक्ष्य है, ठीक है ना। ठीक है, क्या है, व्यक्ति के जीवन की रक्षा, व्यक्ति के जीवन में शांति, ये सारी चीजें क्या है, ये लक्ष्य है, ठीक है। राज्य कृत्रिम संस्था है, मतलब राज्य को मानव ने बनाया है, ठीक है ना। आत्म सुरक्षा का सिद्धांत, मतलब जीवन, आत्म सुरक्षा का मतलब जीवन की रक्षा का सिद्धांत, ठीक है ना। ये सारे क्या है, ये व्यक्तिवादी तत्व है दोस्तों। क्या है, व्यक्तिवादी तत्व है, ठीक है ना। सेवाइन हॉब्स को प्रथम व्यक्तिवादी कहता है। क्या कहता है कि प्रथम व्यक्तिवादी कहता है। तो इससे पहले जितने भी विचारक हुए उसमें किसी ने व्यक्ति के बारे में बात की, व्यक्ति के जीवन की रक्षा के बारे में, व्यक्ति को कोई अधिकार देने से संबंधित किसी ने बात नहीं की है। इस हॉब्स ही एक ऐसा विचारक है जिसमें जो सर्वप्रथम जिसको व्यक्तिवादी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, जब क्वेश्चन अगर ये आ जाए ना, प्रश्न कि निम्नलिखित में से प्रथम व्यक्तिवादी किसे कहा जा सकता है, जाएगा, तो इसमें हॉब्स आएगा ही आएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर लॉक आ गया ना, रूसो, आप इसमें और भी नाम जोड़ सकते हो, जैसे क्या बोलते हैं आपका तो आप क्या करना है कि आपको बेसिकली दिक्कत यहाँ पे आएगी कि हॉब्स और लॉक अगर एक साथ आ गए तो आप क्या करोगे। लेकिन दोस्तों जो हॉब्स है वो पहला व्यक्तिवादी है, ठीक है ना। व्यक्तिवादी, सबसे पहला व्यक्तिवादी हॉब्स ही है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तब आएगा कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवादी नहीं है, ठीक है ना। तो हॉब्स जो है वो क्या बोलते हैं, सर्वप्रथम व्यक्तिवादी, क्योंकि इसके जो ये वाले गुण है ना, राज्य सॉरी आपका जो समझौता इसने किया ना, वो व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए किया है, ठीक है ना। व्यक्ति के जीवन की रक्षा और आत्म सुरक्षा का सिद्धांत, ठीक है ना। आत्म सुरक्षा, ठीक है ना, आत्म सुरक्षा का सिद्धांत, ये क्या है, ये इसको व्यक्तिवादी बनाता है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या होगा, आपको वहां पे थोड़ा सा देना है, वरना क्योंकि लोग सबसे पहले लॉक को ही टिक मार देते हैं ना। लॉक उदारवादी है, उदारवाद का जनक है, उदारवाद का जनक है ये, ठीक है ना। व्यक्तिवादी भी कह सकते हैं, लेकिन हॉब्स नहीं होगा तो ये हो जाएगा, लॉक सर्वप्रथम हो जाएगा। लेकिन अगर हॉब्स है तो फिर हॉब्स पे ही आपको टिक मार्क लगाना होगा, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए @political solution,
यहाँ पे मैं अपने सारे क्वेश्चंस जो भी है इससे रिलेटेड, जितने भी हॉप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे सारे के सारे डाल दूंगा, ठीक है ना। और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए मेरा चैनल, ज्यादा से ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आप इस बात को समझिए कि मैं आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। लोग यही चीज पढ़ाने के ना आपसे कोचिंग के पैसे ले लेते हैं, मैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। तो आप लोगों का भी फर्ज है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है ना। तभी तो आगे आपको, आप लोगों को लाइव नहीं पढ़ना, क्या आपको लाइव नहीं पढ़ना, डिस्कस आपकी कोई क्या बोलते हैं वो है कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो वो कैसे क्लियर करोगे आप अगर लाइव रहेंगे तो हम आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना, लाइव क्लास के अंदर में। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट। अभी 30 मिनट बाद मैं इसके क्वेश्चंस आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। जय हिंद।